Hello everyone, welcome back to my class, The Magnet Academy. होप कि आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी जिसके अंदर हम जो है डिफेक्ट्स पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट में, है ना। कि हमने उनके अंदर जो डिफेक्ट्स देखे थे, दो टाइप्स के डिफेक्ट देखे थे, पॉइंट डिफेक्ट्स देखे हमने, लाइन डिफेक्ट्स देखे, फिर पॉइंट डिफेक्ट्स का हमने क्लासिफिकेशन देखा था। कौन कितने टाइप्स के थे? वो 3 टाइप्स के थे, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी। फिर जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर मैं आपको बता रही थी कि स्टोइकियोमेट्रिक जो है डिफेक्ट 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल एंड शॉटकी। इतना हम कर चुके थे। देखिए इसका जो हमारा जो थर्ड पार्ट था यहाँ पर, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धि दोष, है ना, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर क्या हो जाता है, हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोई भी एक इम्प्योर सब्सटेंस को जो है ऐड करवाते हैं। जैसे ही ऐड करवाते हैं तो वो क्या कर लेता है भाई, उसमें से कैटायंस को रिमूव करता है। जैसे मैंने NaCl ले लिया, यहाँ पर एक NaCl का क्रिस्टल मैंने लिया, ठीक है, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, फिर Na+, Cl-, Na+, Cl, ये हो गया Na+, इधर आ गया आपका Na+, Cl-, Na+, Cl-, फिर यहाँ पर वापस आ गया Cl-, ये हो गया Cl-, Na+, Cl- और Na+, ठीक है। अब हमने क्या करवा दी इसके अंदर, जब हम डॉपिंग करवा देते हैं किसकी, SrCl2 की, SrCl2 को मैंने ऐड किया, तो आपको पता है जब ऐड होगा तो यहाँ पे क्या हो गया, Sr+2 आयंस जो है ये ऐड हो रहे हैं, इनकी डॉपिंग की जा रही है। जब दो आयंस, जब दो कैटाइंस जब एंटर होंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से दो जो आपके जो दो सोडियम आयन है इनको क्या कर देगा, किसी भी जगह से रिमूव कर देता है, किसी भी जगह से रिमूव कर देगा। दो क्यों किए भाई, आयंस देखो इसके ऊपर चार्ज देखो कितने, दो, तो जिसका दो सोडियम पर केवल एक ही तो चार्ज है +1, तो +2 जब हटेगा तभी तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखेगा, मेंटेन करेगा ना उसको। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इधर इधर किसी भी जगह पर Sr+2 तो आ जाता है, Sr+2 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक क्या हो जाता है, एक वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर, वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है ये यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। देखिए भाई दोबारा से सुन लीजिए, इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर क्या हो जाता है, जैसे NaCl के अंदर जब हम SrCl2 की, NaCl क्रिस्टल के अंदर जब हम SrCl2 की जब डॉपिंग करवाते हैं तो उस टाइम में स्ट्रोंशियम आयन क्या करते हैं, अपने ही आयनों के बराबर सोडियम आयन को डिसलोकेट कर देते हैं या विस्थापित कर देते हैं। तो दो क्या हो जाता है भाई, दो Na+ आयन जो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। जैसे रिमूव होंगे तो भाई Sr+2 जो है किसी भी एक पोजीशन पर आकर के सेट हो जाता है, चाहे इस पर हो जाए चाहे इस पर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस तो इक्वल ही है, जितने पहले थे, दो Na हटे हैं तो फिर क्या हो गया, दो Na+ हटे हैं तो दो ही Sr+2 भी तो जुड़ा है। अब दूसरा थोड़ी यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि आयंस तो क्या हो गया, वो तो इक्वल हो गए, इसने तो मेंटेन कर दी विद्युत उदासीनता को। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, एक होल या वैकेंसी जो होती है इसको क्या हो जाता है, ये क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है हम इसे क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसको, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। अब देखिए भाई इसके आगे, अब हमारा जो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी मैंने आपको कितने टाइप का बताया था भाई लास्ट क्लास के अंदर, कितने टाइप का बताया, 2 टाइप का, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट, है ना। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भाई सीधी सी बात है, जैसे उसके अंदर क्या था, रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायंस आर रिमेन्स सेम एज गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ एनायन एंड कैटायंस आर नॉट सेम एज देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके मूलानुपाती सूत्र या अणुसूत्र के अनुसार जो है ऋणायन और कैटायन का जो अनुपात होता है वो बराबर नहीं होता है। तो इस टाइप की जो त्रुटि होती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि भी कहते हैं। तो मैंने ये कितने टाइप के आपको बताए थे, 2 टाइप के बताए थे। एक बताया था मैंने आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट, है ना, धातु आधिक्य दोष, और दूसरा बताया मैंने आपको मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, धातु न्यूनता दोष बता दिया था।
है ना। अब इसके अंदर भी जब मेटल एक्सिस डिफेक्ट की बात हुई थी तो ये भी कितने टाइप के थे, 2 टाइप के हो रहे थे, 2 टाइप से ही क्रिएट किए जा रहे थे, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, एनायनिक रिक्तिका की वजह से होने वाला धातुवादिक्य दोष। और दूसरा क्या था, बाय एंट्रेंस ऑफ केटायन एट इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है, अंतराकाशीय स्थल पर जो है कैटायन को प्रवेश करवाने पर उत्पन्न होने वाला धातुवादिक्य दोष। इज इट क्लियर। अब देखिए भाई, हम फर्स्ट देखते हैं इसी के अंदर, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। मैं ये रेस कर दूं, ये क्लासिफिकेशन आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, है ना। हाँ जी, तो ये आपको क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट आ जाता है, जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर क्या है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट के अंदर मैंने आपको क्या बता दिया भाई, कि फर्स्ट जो हमारा क्या है, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। देखिए भाई, ऋणायनिक रिक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाला धातु दोष, अब इसके अंदर देखिए मैंने क्या कर दिया, एक NaCl क्रिस्टल लिया, ठीक है, लाइक इस तरीके से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर इस तरीके से ले लेते हैं, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस, है ना, Cl माइनस Na प्लस, फिर Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, ये हुआ। अब इस क्रिस्टल के अंदर क्या किया जाता है, जैसे ही सोडियम वेपर को पास करते हैं हम, सोडियम की वाष्प को जब पास करते हैं तो ये सोडियम वाष्प पार होती है, जब इससे जब क्रॉस होती है तो एक जो Cl माइनस आयन जो होते हैं ये भी क्या हो जाते हैं, इससे इसके साथ साथ में रिमूव हो जाते हैं। तो Na प्लस और Cl माइनस आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं। और इस प्रोसेस में यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ये यहाँ पर छूट जाता है। ये सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फ्री कर देता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन वाला जो पॉइंट होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन पॉइंट क्या कहलाता है, F सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, F केंद्र कहलाता है। ये जो F सेंटर जो होता है ये एक जर्मन वर्ड है, जर्मनी का वर्ड है, जर्मन वर्ड है, जिसका क्या मतलब होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्बेन-जेंटर सेंटर कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, कि यह जो है रंग के लिए उत्तरदायी होता है। फॉर्बेन-जेंटर केंद्र जो होता है, फॉर्बेन-जेंटर सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इस क्रिस्टल के अंदर जो है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और एनर्जी को जब ये एब्जॉर्ब करता है, विजिबल रीजन से आने वाली एनर्जी को, दृश्य प्रकाश क्षेत्र से जब आने वाली ऊर्जा को जब ये अवशोषित करता है या जब ये एब्जॉर्ब करता है, तो इस क्रिस्टल का जो कलर होता है, इसका क्रिस्टल का जो कलर होता है कैसा हो जाता है भाई, ये येलो कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। तो देखिए मैंने क्या बोला कि इसके अंदर क्या हो जाता है, एनायनिक वैकेंसी का क्या मतलब होता है भाई, एनायंस का यहाँ से रिमूव होना, यही तो है, एनायंस का यहाँ से रिमूव होना। जैसे NaCl क्रिस्टल जो है Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, इस तरीके से बना। अब देखिए इनिशियली जब मैंने देखा था तो Na प्लस और Cl माइनस का जो रेशो था वो कितना था भाई, 1 2, ठीक है, 3 4, यहाँ पर क्या था, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस है इधर, 1 2 3 4 5 और 6, और Cl का रेशो 1 2 3 4 5 और 6 रेशो है। अब जैसे ही सोडियम वेपर को पास आउट किया इसके अंदर से, तो एनायन क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, और रिमूव होकर के क्या हो गया, वहां से वो NaCl अपना बना रहा है। तो इस टाइम में ये क्या हो जाता है, पीछे ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो एनायंस यहाँ से जब हट गए, तब इस कंडीशन में अगर मैं Na प्लस और Cl माइनस का अगर रेशो देखूं तो Na प्लस तो कितने
6 है, लेकिन Cl माइनस कितने हो गए, 5 हो गए, देख लो यहाँ पर 5 हो गए। तो जब 5 हो गए तो एनाइंस क्या हो गए, कम हो गए ना, तो जो कैटायंस है वही ज्यादा है, तो ये क्या हो गया आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। जैसे ही सोडियम वेपर को पास आउट किया तो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देता है, उस एनाइन को रिमूव करने के साथ साथ उस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। ये जो पॉइंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन वाला जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट कहलाता है एफ सेंटर या फॉर्बेन-जेंटर सेंटर भी कहते हैं। ये फॉर्बेन-जेंटर सेंटर जो है जर्मन वर्ड होता है, जिसका क्या मतलब होता है कि ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ के साथ ये इसके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए भी, मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है भाई, अनुचुंबकीय व्यवहार के लिए भी उत्तरदायी होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। भाई पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का यहाँ पर क्या मतलब हो गया, जब हम क्या करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन शो करे, यही तो बताया था जब हमने मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, तो ये तो हो गया NaCl क्रिस्टल। तो NaCl क्रिस्टल जो है, जब इसके अंदर एनायनिक वैकेंसी की वजह से जब डिफेक्ट क्रिएट होता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई, येलो कलर हो जाता है। इसी तरीके से LiCl जो होता है डिफेक्टेड LiCl क्रिस्टल का कलर कैसा होता है, पिंक होता है। इसी तरीके से डिफेक्टेड KCl का कलर कैसा हो जाता है भाई, वॉयलेट या बैंगनी कलर का होता है। कैसा होता है, वॉयलेट या बैंगनी कलर का होता है भाई। LiCl नहीं, डिफेक्टेड, त्रुटिपूर्ण का, इसका त्रुटिपूर्ण डिफेक्टेड जो LiCl क्रिस्टल या KCl या NaCl जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके कलर के अंदर ये क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं। और ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि जैसे ही क्या करता है, विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो ये क्या करता है, विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके क्या करता है, ये कलर को प्रोड्यूस्ड करता है, और वो क्रिस्टल हमें जो है इन कलर्स की दिखाई देते हैं। अगर NaCl है तो डिफेक्टेड होने के बाद पिंक कलर का, सॉरी येलो कलर का दिखाई देगा। LiCl है तो पिंक कलर का दिखाई देगा। KCl है तो वो वॉयलेट या बैंगनी कलर का दिखाई देता है। इज इट क्लियर? वो कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो नोट डाउन भी आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब जो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या बताया था, बाय द एंट्रेंस ऑफ द एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। सेकंड वन इज बाय द एंट्रेंस ऑफ द एक्स्ट्रा cations at the interstitial साइट, है ना। अंतराकाशीय स्थल पर अतिरिक्त केटायन के प्रवेश करवाने पर देखिए इसका मतलब क्या हो गया भाई। अगर ये मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और प्लस, तो यहाँ पे कैटायन जो है अभी इस टाइम में देखिए प्लस माइनस का रेशो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और माइनस का रेशो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मैं क्या करती हूँ इसके अंदर, अगर एक एक्स्ट्रा कैटायन को इंटरस्टिशियल साइट पर एंटर करवा दूँ कहीं पर भी करवा दिया, इधर करवा दो, इधर करा दो, इधर करा दो, इधर करा दो, कहीं पर भी हम अंतराकाशीय स्थल पर अगर एंटर करवा देते हैं तो रेशो ऑफ कैटायन और एनायंस क्या हो जाते हैं, 9:8 हुआ या नहीं हुआ ना। इट मींस क्या हो गया, कैटायन ज्यादा है, तो हम यही तो देख रहे हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यही तो हम देख रहे हैं। तो किसका, कैटायन का जो एक्सेस हो गया उसकी वजह से जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जिंक ऑक्साइड, ZnO क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड। जैसे हम क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं। देखिए जो जिंक ऑक्साइड होता है ये व्हाइट कलर का होता है, सफेद रंग का होता है। जैसे हम इसको हीट करते हैं तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, Zn+2 हाफ O2, और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं इसके अंदर से निकल जाते हैं, और क्या हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पर जो हमें जो नेक्स्ट जो क्रिस्टल मिल रहा है ये कैसे कलर का मिल जाता है, येलो कलर का। जो कैटायन मिलता है फिर हमें कैसे कलर का मिल जाता है, येलो कलर का मिल जाता है। क्लियर
होप कि आप सबने इस चीज को उतार लिया होगा, है ना? उतार लिया आप लोगों ने? तो उतार लीजिए, नहीं तो टेक स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, धातु न्यूनता दोष। क्या है हमारा? धातु न्यूनता दोष। तो जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हमें एक ऐसा कोई भी मेटल लेना होता है जिसके अंदर जो है वैलेंसीज वेरी करती हो, है ना? तो वेरिएबल वैलेंसीज, मेटल हैविंग वेरिएबल वैलेंसीज, ऐसा धातु हमें लेना चाहिए जिसकी जो संयोजकताएं होती हैं वो वेरी करती हुई या विभिन्न संयोजकताएं पाई जाए। जैसे Fe है, आयरन है, अब इसकी +2 भी वैलेंसी पाई जाती है और +3 भी वैलेंसी पाई जाती है। +2 और +3 दोनों की दोनों वैलेंसीज पाई जाती हैं। जैसे हम FeU का एग्जांपल ही ले लेते हैं, है ना? अब यहाँ पर मैंने मान लीजिए एक बना दिया, इधर क्रिस्टल लैटिस FeU का बना रही हूँ, Fe+2 O-2 Fe+2 O-2 O-2 Fe+2 O-2 Fe+2 Fe+2 O-2 Fe+2 O-2, इस तरीके से बन गया। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं भाई, यहाँ पर जो FeU जो क्रिस्टल हमने लिया है, तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, वेरिएबल जो वैलेंसीज हैं, अब मैं इसमें क्या करती हूँ, एंटर करवा देती हूँ ऐसे आयन को जिसपे चार्ज क्या है, +3 है, वेरिएबल है तो +2 वाला दूंगा, तो +3 आयन्स को मैंने यहाँ पर एंटर करवा दिया। अब देखिए एंटर करवा रही हूँ मैंने यहाँ पर क्या किया, किसी भी 3 Fe को जो है यहाँ से रिमूव कर दिया, किसी भी 3 Fe को मैंने यहाँ से रिमूव किया और Fe+3 को मैंने क्या किया, एंटर करवा दिया। करवाया या नहीं? अगर मैंने 3 Fe+2 को रिमूव किया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कंप्लीट यहाँ पर इक्वल होने चाहिए, तभी तो क्या हो गया, वहां पे विद्युत उदासीनता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वहां पर बनी रहेगी। तो Fe+3 कितने एंटर करवाऊं यहाँ पर, मैं कितने एंटर करवाऊं, 2 करवाऊं, कहीं पर भी करवा दूं, यहाँ करवा दिया, यहाँ करवा दो, यहाँ करवा दो, कहीं पर भी करवा दो। अब 2 Fe+3 का क्या मतलब हो गया भाई, 6 इलेक्ट्रॉन्स, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 ही तो है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने रिमूव है तो उतने ही तो एंटर किए, लेकिन फिर भी जो एक जगह ये तो क्या हो गई, खाली रह गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक होल क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से एक क्या हो गया भाई, आपके जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ है ये किसकी वजह से हो गई, यहाँ पर जो मेटल जो है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट यहाँ पर हो गया, वहां पर क्या हो गया, एक होल क्रिएट हो जाता है। इसी तरीके से देखिए एक और एग्जांपल है Fes, बहुत ही इंपॉर्टेंट है Fes, इसको हम क्या कहते हैं, फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। Fes को क्या कहते हैं, मूर्खों का सोना भी कहते हैं, मूर्खों का सोना। इसके अंदर भी जो है यही मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या हो जाता है, देखिए समझिए, Fe की जो 2 वेरिएबल वैलेंसीज है, Fe+2 और Fe+3, इसी तरीके से ये भी चेंजेस हो रहे हैं। जब चेंजेस हो रहे हैं तो इसमें क्या हो जाता है, +2 और +3 जो आयन्स है इनके बीच में ही जो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान या एक्सचेंज चलता रहता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक मेटेलिक लस्टर क्रिएट हो जाता है, धात्विक चमक जो है ये क्रिएट हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे सोना चमक रहा हो, है ना, गोल्ड की तरह इसके अंदर शाइन होता है। इसीलिए Fes को जो है फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फूल्स गोल्ड या मूर्खों का सोना भी कहते हैं, है ना। तो होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, उतार लीजिए इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ हमारा जो थियोरेटिकल जो पार्ट है ना इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए जो आपके एनसीईआरटी जो बुक है उसके पीछे जो बुक एक्सरसाइज दी हुई है उसके थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम 2-4 कर लेते हैं। तो पहले तो आप इसको जो है नोट डाउन कर लो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए कुछ आपके जो बुक एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चन है हम उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, है ना। 2-4 क्वेश्चन हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम।
तो देखिए भाई आपका एक क्वेश्चन है, देखिए बुक का एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इस बुक के अंदर देखिए भाई आपका जो है एक क्वेश्चन है 1.11 है ना। 1.11 जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एक सिल्वर क्रिस्टलाइज है एफसीसी लैटिस है। अब एफसीसी जो लैटिस है, ठीक है ना, क्या है ये, एफसीसी लैटिस है। इसकी एज लेंथ दे दी इसने, ए दे दी हमको कितनी, 4.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर है। डेंसिटी इसने हमको दी है क्वेश्चन में 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। इसमें कितनी दे रखी है, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एटॉमिक मास जो है ये हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए भाई आपका यहाँ पर मैं आपको करवा चुकी हूँ कि डेंसिटी जो होती है ये क्या होती है, ZM अपॉन ए क्यूब एन होती है, ZM अपॉन ए क्यूब। एम हमको जो है कैलकुलेट करना है, तो एम तो क्या हो गया, डी ए क्यूब एन ए अपॉन जेड। एफसीसी के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने कितने निकाले थे, इसके लिए जेड कितने हो गया, 4 हो गया है ना। ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में करवा चुकी हूँ, और जिन स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है या जो फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियो के लिंक पर जा करके इस पॉइंट को देख सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, डेंसिटी रख दीजिए, ए की वैल्यू एज लेंथ रख दीजिए, एन ए क्या हो जाता है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और जेड कितना है 4 है, और फिर आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर, देखिए भाई 2-4 क्वेश्चंस हैं, बाकी आप ट्राई करना, जो मुझे लगता है कि थोड़े से आपके साथ में डिस्कस कर लेना चाहिए। देखिए भाई एक आपका 1.13 है, ठीक है, एक नायोबियम क्रिस्टल है, BCC है, ठीक है, नायोबियम क्रिस्टल है जो कि BCC अरेंजमेंट में है। डेंसिटी इसने दे दी हमें इसकी कितनी, 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसमें हमको और क्या दे दिया इसने, एटॉमिक मास इसने दे दिया हमें 93 U दे दिया है। तो हमें रेडियस जो है इसकी कैलकुलेट करनी है, एटॉमिक रेडियस जो है ये हमको कैलकुलेट करनी है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालें भाई, एज लेंथ निकाल लो इसकी, क्या निकालेंगे आप लोग, इसकी एज लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए निकालते हैं भाई। एज लेंथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे भाई, डेंसिटी क्या थी, ZM अपॉन ए क्यूब एन ए। अब इसके अंदर अगर कोई एलिमेंट दे दिया जाता है तो इस फॉर्मूले के अंदर 10 टू द पावर माइनस 30 लग जाता है। क्या लग जाता है, 10 टू द पावर माइनस 30 लग जाता है। अब देखिए भाई आपको BCC के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने निकल गए, जेड कितना निकल जाता है, 2 निकल जाएगा। मास हमको दिया हुआ है ए क्यूब, ए निकाल दीजिए क्योंकि ये ए क्यूब तो इधर आ जाएगा, और डी की जगह आप इस वैल्यू को पुट कर दो। एन एवोगैड्रो नंबर जो कि आपकी फिक्स्ड वैल्यू है, आप उसे लिख करके ए क्यूब निकल जाएगी। और ए को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो भी आपकी वैल्यू आती है और 1/3 कर देंगे, तो यहाँ से आपकी आ जाएगी। फिर लॉग और एंटी लॉग आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और रेडियस के लिए पीछे फॉर्मूलेस आपके दे रखे हैं, यूनिट सेल से रिलेटेड आपको लिंक देखनी है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तब आप देखिए इसके बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, 1.15 देखिए 1.15 क्या कहता है, एक कॉपर का क्रिस्टल है जो कि एफसीसी लैटिस है, एज लेंथ दे दी इसने। डेंसिटी जो है हमसे पूछा इसने कि डेंसिटी जो हमारी कितनी 8.92 आनी चाहिए, तो डेंसिटी वही हो गई ZM अपॉन ए क्यूब एन ए। अब यहाँ पर देखिए जो कॉपर बोला है ना इसने, तो कॉपर का जो एटॉमिक मास है ये आपको याद होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, कॉपर का एटॉमिक मास जो कि कितना हो जाता है यहाँ पर 63 U हो जाता है, यही दिया है 63 U, ठीक है। बाकी इस फॉर्मूले के अंदर आप इनको पुट कर देंगे। क्लियर, अब देखिए भाई नेक्स्ट सॉल्यूशंस आपको खुद करने हैं, मैं आपको यहाँ पर जनरल बता देती हूँ, बाकी मैथमेटिकली आप खुद सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए क्वेश्चन है आपका 1.21, इसके अंदर एक गोल्ड जो इसकी एटॉमिक रेडियस दे रखी है 0.144 नैनोमीटर, ठीक है ना। रेडियस इसने हमें कितनी दे दी है 0.144 नैनोमीटर है। एफसीसी है ये यूनिट सेल,
ठीक है। लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द सेल, एज लेंथ हमसे इसने पूछ ली है। तो एज लेंथ जो एफसीसी के लिए ये क्या हो जाती है, ए क्या हो जाती है भाई, रेडियस आपको दे दी है, ए पूछी है, तो जो हमारी जो एच लेंथ होती है ये क्या हो जाती है एफसीसी के लिए 2√2r होती है। क्या होती है, 2√2r हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू 1.414, आर कितना है 0.1144। तो आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग रहा है भाई, ठीक है। देखिए जो एक और क्वेश्चन है आपका 1.24 है। देखिए 1.24 में एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज अ क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग सीसीपी के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसकी जो रेडियस है ये कितनी दे दी हमको भाई, रेडियस कहाँ है 125 पिकोमीटर दे दी है। इसने पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ हमसे इसने पूछ ली। बीसीसी के लिए एज लेंथ क्या हो जाती है भाई, सॉरी सीसीपी के लिए जो एफसीसी की होती है कितनी 2√2r ही होगी। ये क्या हो गया 2√2r, r की जगह आप इसको पुट कर दीजिए, ये आपका जो है फर्स्ट यूनिट सेल की जो एज लेंथ है ये निकल जाएगी। सेकंड इसने बोला है हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। तो देखिए जो आपका क्या निकल रहा है वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, तो यही तो निकलेगा ए क्यूब। इसको सॉल्व करने पर वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल यही तो निकलेगा ए क्यूब। हमसे क्या पूछा है इसने 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने यूनिट सेल्स हैं, तो यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना निकल गया, यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया 1/a क्यूब। तो ये निकलेगा, उसको क्या करेंगे आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसके अंदर 1.25 है, 1.25 है। If NaCl is topped with 10 to the power minus 3 mole % of SrCl2, concentration of cation vacancies, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब क्या है कि NaCl के 100 मोल को, कितने 100 मोल को SrCl2 के 10 to the power minus 3 मोल के साथ जो है डोपिंग कराई गई है। क्या कराई गई, NaCl के 100 मोल को SrCl2 के 10 to the power minus 3 मोल के साथ डोपिंग कराई गई है। तो मैं क्या बोलूंगी इसके अंदर भाई कि 1 मोल ऑफ NaCl is doped with 10 to the power minus 3 मोल ऑफ SrCl2। तो इसके लिए मेरा ये क्या हो जाता है 100/10 to the power minus 3 NaCl, और ये किसका हो गया SrCl2। जब आप इसको 10 to the power minus 3/100 ये हो जाएगा आपके। जैसे आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करते हैं तो 10 to the power 2 ऊपर चला जाएगा माइनस में, तो ये कितना निकल जाता है 10 to the power -5 मोल, 10 to the power -5 मोल। और मोल को हम आगे कैसे कैलकुलेट कर रहे थे भाई 6.022 into 10 to the power 23 पर मोल NaCl निकल जाता है, पर मोल NaCl। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका निकल जाता है आंसर, ठीक है। होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नहीं, इसमें यही बोला है कि सीधे जो इसका मतलब क्या है 100 ml जो SrCl2 उसको 10 to the power -3 मोल के साथ में डोपिंग कराई जाती है। तो उस टाइम क्या हो गया भाई 10 to the power -3/100 सॉल्व करेंगे, पावर 2 ऊपर गई तो माइनस का 2 और क्या हो गया 10 to the power -5 मोल। अब हमसे इसने पूछा है कि पर मोल NaCl जब फाइंड आउट करना है तो इस मोल की जगह क्या होगा भाई एटम के रूप में, वहां पे हम उसको क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये बताया था। तो 6.022 into 10 to the power 23 से आप क्या करें इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिख दीजिए, क्वेश्चन को लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली उसका आंसर प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस चैप्टर को एक बार वापस से करना, तब आपके जो है न्यूमेरिकल जो पार्ट है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है, भी बहुत ही इजी सा चैप्टर है ना। तो हम इसके बाद में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ओके, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।